दोस्तों, दुनिया में जब लग्जरी और अमीरी की बात होती है तब तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का ही आता है। क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े रईस अपने ऐशो आराम और लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। दुबई की अमीरी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के पुलिस ऑफिसर भी सुपर कार्स चलाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की बेशुमार रईसी को देखकर ज़्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि खाड़ी के दूसरे देशों की ही तरह दुबई भी तेल बेचकर इतना अमीर हो पाया है। लेकिन आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि तेल दुबई की जीडीपी में सिर्फ मात्र 1% का ही योगदान देता है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि तेल नहीं तो फिर दुबई की अमीरी का क्या राज है। और आज की इस वीडियो में जानते हैं इसका जवाब। दोस्तों, अगर आज की बात करें तो दुबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है। सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क और दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल, ये सभी चीज़ें दुबई को दुनिया के सभी शहरों से अलग बनाती हैं। आज दुबई लोगों को इतना कुछ ऑफर करता है कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर खींचे चले आते हैं। और इतना ही नहीं, दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल बिजनेस हब भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े और हर प्रकार के एंटरप्राइजेस को व्यापार के अवसर मिलते। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दुबई को हम आलीशान मानते हैं, वहाँ 50 साल पहले रेत के अलावा और कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि दुबई में पहला एयरपोर्ट भी साल 1960 में बना था, जिसको उस समय दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक बहुत बड़ा लोन लेकर बनवाया था। अब सवाल आता है कि 50 साल में ऐसा कौन सा जादू हुआ कि दुबई एक बंजर रेगिस्तान से दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक बन गया। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब देना हो तो दुबई की इस तरक्की का पूरा श्रेय यहाँ के उन दूरदर्शी शासकों को दिया जाएगा जो पिछले 60 से 70 सालों से यहाँ के रूलर रहे हैं। इसको समझने के लिए चलिए हम दुबई की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों, साल 1770 से लेकर 1930 तक के दशक के अंत तक दुबई समेत पूरे दक्षिण पूर्वी अरब में पीरल बिजनेस, मोती उद्योग ही वहाँ की आय का मुख्य स्रोत था। उस समय इन देशों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ट्रूसियल स्टेट का नाम दिया गया। ये लोग फारस की खाड़ी में गोता लगाकर पानी से मोती निकालते और फिर उसका व्यापार करते। इन लोगों के व्यापार करने की शुरुआत इसी तरह हुई थी और इसी पर इनके आने वाले भविष्य की नींव रखी गई। 1930 के बाद अरब के इस मोती उद्योग में गिरावट शुरू हो गई। दोस्तों, दुबई के पड़ोसी शहर अबू धाबी में 1930 के शुरुआत से ही तेल निकलना शुरू हो गया था, जबकि दुबई अभी भी सूखा था। एक तरफ जहां मोती उद्योग लगातार घट रहा था, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दुबई तेल नहीं खोज पा रहा था। उस समय दुबई अपने आसपास के राज्यों और शहरों को काफ़ी तेज़ी से तरक्की करते हुए देख रहा था और इसी सब के बीच कहीं ना कहीं दुबई खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था। दोस्तों, दुबई किसी तरह खुद तेल खोजना चाहता था और इसी हड़बड़ाहट में उसका अपने पड़ोसी अबू धाबी के साथ मनमुटाव शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन दोनों शहरों के बीच टेंशन बढ़ती गई और आखिरकार साल 1947 में एक बॉर्डर को लेकर हुए विवाद के साथ इन दोनों शहरों के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि दुबई में रहने वाले लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, दरअसल मोती उद्योग दुबई से लगभग ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों के पास यहाँ अब कोई कारोबार नहीं बचा था और इस लड़ाई की वजह से लोगों के भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। लोगों ने देखा कि खाड़ी के दूसरे राज्य और देश तेल मिलने के चलते तेजी से फल फूल रहे थे, इसलिए लोगों ने दुबई छोड़कर अरब के अलग अलग हिस्सों में जाना शुरू कर दिया। दुबई की
इकोनॉमी की अगर बात करें तो उस समय तक दुबई की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत और अपनी खाड़ी की जाबेल अली नाम की एक बंदरगाह पोर्ट को माना जाता था। शुरुआत में ये इलाका मछुआरों का एक मामूली सा इलाका हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में इसको एक बंदरगाह बना दिया गया। इसको आपको बता दें कि यह बंदरगाह ईरान और अरब की खाड़ी के प्रवेश वाले हिस्से में स्थित है और आज ये पूरे मिडिल ईस्ट का बिजी पोर्ट माना जाता है। हालांकि उस समय इस बंदरगाह पर इतना कारोबार नहीं होता था कि ये दुबई की किस्मत बदल सके, लेकिन दुबई की किस्मत भी बदली और इस किस्मत बदलने की शुरुआत 1958 में उस समय हुई जब राशिद बिन सईद अल मखदूम वहाँ के शासक बने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के मौजूदा रूरल शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के पिता थे। दोस्तों, उस समय दुबई में तेल नहीं निकल रहा था, इसीलिए दुबई को आगे बढ़ने और सरवाइव करने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत थी। इसी तरह अगर दुबई अपना सारा ध्यान तेल की खोज में लगाए रखता तो वो तरक्की की इस रेस से पूरी तरह बाहर हो जाता और ये बात दुबई के नए शासक राशिद बिन सईद अल मखदूम बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही दुबई का ध्यान तेल से हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने में लगा दिया। इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों से बहुत बड़े बड़े लोन लिए और इस पैसे को दुबई के अंदर प्राइवेट कंपनी इस्टेब्लिश करने में खर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन कंपनियों ने ही दुबई के अंदर बिजली की लाइन, टेलीफोन की सर्विसेज और बंदरगाह के विस्तार करने का काम किया। दोस्तों, इस लोन के पैसे से ही शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई के पहले एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया था। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम साल 1959 में शुरू हुआ और सिर्फ एक साल के बाद ही साल 1960 में इसको ओपन कर दिया गया। आज ये एयरपोर्ट दुनिया में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसको सबसे बिजी एयरपोर्ट में भी शुमार किया जाता है। दोस्तों, दुबई की गाड़ी अब धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो गई थी और साल 1966 में इस गाड़ी को वो रफ्तार भी मिल गई जिसकी इसको सख्त जरूरत थी। दरअसल दोस्तों, 1966 में दुबई के अंदर उस तेल को खोज लिया गया था जिसकी बहुत लंबे अरसे से तलाश थी, लेकिन जो तेल मिला था उसकी मात्रा इतनी नहीं थी कि दुबई इस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाए। इसलिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अपना फोकस दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बनाए रखा। दोस्तों, साल 1969 में दुबई ने तेल की सेलिंग शुरू कर दी और इससे जो मुनाफा हुआ उस पैसे को भी दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च किया गया। दुबई भी अब तरक्की की रफ्तार पकड़ चुका था और तेल पर फोकस न रखने का उसको ये फायदा हुआ कि वो दूसरे क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, एयरलाइंस, पोर्ट और टूरिज्म के फील्ड में बहुत तेजी से तरक्की करने लगा। दोस्तों, दिसंबर 1971 में जब यूएई को ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल हुई तो दुबई भी यूएई के साथ अमीरात में से एक अमीरात बन गया और अगले कुछ सालों तक दुबई अपने पड़ोसी अबू धाबी और यूएई के बाकी अमीरात के साथ रेस में बने रहने के लिए इसी तरह अलग अलग तरीकों से अपनी कमाई को बढ़ाता रहा। दोस्तों, दुबई की तरक्की के इस सफ़र में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1985 में आया था, क्योंकि इसी साल दुबई में वहाँ का पहला फ्री जोन बनाया गया था। इस फ्री जोन का नाम जेबेल अली फ्री जोन रखा गया, जिसको आज जाफजा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जाफजा फ्री जोन आज भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री जोन कहलाता है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि फ्री जोन क्या होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी देश में बना फ्री जोन वो खास एरिया होता है जिसको विदेशी व्यापार को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। इस फ्री जोन में फॉरेन कंपनीज को कई तरह के लुभावनीय स्किल जैसे टैक्स में छूट, कस्टम ड्यूटी में रियासत और विदेशी ओनरशिप से जुड़े प्रतिबंधों पर राहत करवाई जाती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फ्री जोन को फ्री इकोनॉमिक जोन और फ्री इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। दुबई में इस फ्री जोन के बनने का फ़ायदा ये हुआ, इसके बनते ही
यहाँ पर विदेशी कंपनियों का आना शुरू हो गया और देखते ही देखते इन कंपनियों की संख्या सैकड़ों से हजारों में पहुंच गई। दोस्तों, इस फ्री जोन की कामयाबी की दो मुख्य वजह थी। एक तो यहाँ पर कंपनियों को ऐसे ऐसे लुभावनी ऑफर्स दिए गए कि कंपनियां चाहकर भी खुद को यहाँ पर आने से नहीं रोक पाई, और दूसरा ये कि फ्री जोन दुबई के सबसे बड़े ट्रेडिंग पोर्ट जाबेल अली के बेहद नज़दीक बनाया गया था। दरअसल ये फ्री जोन कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जेबल अली पोर्ट खुद इस फ्री जोन का हिस्सा बन गया। किसी भी कंपनी के लिए पोर्ट का नज़दीक होना एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट को शिप करने के दौरान कंपनी का समय और पैसे दोनों की काफ़ी बचत होती है। और इन्हीं सभी फायदों को देखते हुए यहाँ एक के बाद एक कंपनी आती गई। इस तरह दोस्तों कुछ ही समय में जेबल अली पोर्ट पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट बन गया। आज ये पोर्ट दुबई ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे वैल्यूएबल कमर्शियल एसेट माना जाता है। जेबल अली फ्री जोन की इस कामयाबी को देखते हुए दुबई गवर्नमेंट ने इसके आसपास और भी छोटे छोटे फ्री जोन बनाने शुरू कर दिए और कुछ ही समय में इन फ्री जोन की संख्या 30 तक पहुंच गई। इसके अलावा इन फ्री जोन में मौजूद पोर्ट और कंपनीज में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जिसके चलते ये फ्री जोन आज दुबई के जीडीपी में 21% से ज़्यादा का योगदान देते हैं। तो कुल मिला जुलाकर 1985 में जब दुबई के अंदर इन फ्री जोन का बनना और कंपनी का आना शुरू हुआ तो दुबई ने तरक्की की एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली थी। दोस्तों, दुबई का विकास उस रफ्तार से हो रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए दुबई को और ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि दुबई की अपने खुद की इतनी वर्कर्स नहीं थी कि वो डेवलपमेंट की इस रफ्तार को मेंटेन रख सके। इसलिए अपनी वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए दुबई ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से लोगों को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुबई जानता था कि बेहद तेज़ गर्मी में हर रोज़ 10 से 12 घंटे का काम सिर्फ इन्हीं लोगों के देशों से कराया जा सकता है, और आज भी आमतौर पर इन लोगों से लेबर का काम कराया जाता है। इसके अलावा दुबई ने दुनिया भर के लोगों को लुभाने के लिए अपने यहाँ टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम भी शुरू कर दिया। यानी दुबई ने अपने नागरिकों के इनकम से सभी तरह के टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादा कमाई के लिए दुनिया भर के डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन अपने देशों की नागरिकता छोड़कर दुबई में सेटल होना शुरू हो गए। तभी तो आज दुबई की 80% से ज़्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जो दूसरे देशों से जाकर वहाँ पर बसे हैं, जबकि दुबई में 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं। दोस्तों, शुरुआत में इन लेबर वर्कर्स के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था, और एक बार जो व्यक्ति वहाँ पर काम करने जाता था वो वहीं पर फंसकर रह जाता था। लेकिन आज हालात पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुके हैं। अब दुबई में काम करने वाले इन लेबर वर्कर्स को हफ्ते में एक और साल में एक बार में 30 छुट्टियां दी जाती हैं। दोस्तों, दुबई तरक्की की राह पर पहले से ही काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन साल 2006 में जब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम यहाँ के शासक बने तो ये रफ्तार और भी कई गुना तेज हो गई, क्योंकि शेख मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं हर चीज़ को भविष्य के हिसाब से प्लान करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाल्म जुमेरा और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन मिरेकल गार्डन, ये सब चीज़ शेख मोहम्मद के कार्यकाल के दौरान ही बनाई गई हैं। दोस्तों, आज उनके शासन में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जहां का क्राइम रेट 0 है। पूरी तरह रेत पर बसा होने के बावजूद भी आज लोग वहां स्नो स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। वहाँ सोना दुकानों के अलावा वेंडिंग मशीन से भी खरीदा जा सकता है, और घर और ऑफिस तो दूर की बात, वहाँ पर बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। आज यही सब चीज़ें दुबई को दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं, जिसके चलते दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं
और दोस्तों दुबई का इस तरह पूरी दुनिया से अलग होना ही उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।